हाँ भाई, आ गए हो तुम लोग। गुड इवनिंग। महेश भाई कहाँ हो यार? पूरा रोशनी है। हैं? यहाँ तो अंधेरा हो गया बाहर। वहाँ तो पूरा रोशनी है। अच्छा, हम कहे अमेरिका अमेरिका में तो नहीं बैठे हो? वहाँ दिन हो गया, यहाँ रात हो गई। चलो भाई, और कौन जुड़ने वाला है? गुड इवनिंग समीर। गुड इवनिंग। 6 लोग जुड़ गए हैं। भाई तबीयत तो ठीक है तुम लोगों की? चलो भाई, तबीयत ठीक रखना। तीसरी लहर आने की तैयारी कर रही है। तो शुरू करें क्या? 6 लोग जुड़ गए। चलो, बीच में कोई और आएगा तो फिर किया जाएगा। तो चलो, वीडियो ऑडियो ऑफ कर लेते हैं। और ऑडियो तुम लोग ऑफ कर लो, बाकी वीडियो हम ऑफ कर ले रहे हैं। तो हम लोगों ने कल ओलिगोसेकेराइड तक पढ़ लिया था। अब आज हम लोगों को पढ़ना है पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड। तो देखो, पॉलीसेकेराइड जाहिर सी बात है किस ग्रुप को बिलोंग कर रहे थे? लार्ज सेकेराइड, लार्ज शुगर्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को ये बिलोंग कर रहे थे। तो पॉलीसेकेराइड में सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो कॉम्प्लेक्स हैं, लार्ज हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट या मोनोसेकेराइड से मिलके बने होंगे। तो ये कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय पॉलीमेराइजेशन। चाहे पॉलीमेराइजेशन कहो, चाहे इसी को कंडेंसेशन कहो, बात एक ही है, क्योंकि ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स होते हैं। कंडेंसेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। अब सवाल ये है कि ये संख्या कितनी होनी चाहिए? तो संख्या जो है मोर देन 10। 10 से ऊपर अगर होगा तो उसको हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे, और अगर 2 से 9 तक होगा तो उसको हम ओलिगोसेकेराइड कह रहे थे। तो 10 से ऊपर कितनी भी संख्या हो सकती है, उसकी फिर कोई लिमिट नहीं है, बहुत लंबे हो सकते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है कि इनको और किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकेंस। इनको ग्लाइकेंस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, पॉलीसेकेराइड के लिए ही ग्लाइकेंस टर्म इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो राइट एंड होता है, राइट एंड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ये कैसा होता है? ये रिड्यूसिंग एंड होता है। जबकि जो लेफ्ट एंड होता है इनका, लेफ्ट एंड,
वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि राइट साइड पे इसके पास एक फ्री एल्डिहाइड यानी कि हैज राइट एंड हैज फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो राइट साइड पे ही हमेशा ये फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, जिसकी वजह से ये राइट वाला एंड जो होगा वो रिड्यूसिंग हो जाएगा, यानी कि ये फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप क्यूप्रिक आयंस को क्यूप्रस आयन में रिड्यूस कर देगा। ये बात हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट पॉलीसेकेराइड का क्या है? अगला पॉइंट ये है कि ये जो बहुत लंबी चेन बनती है, द लॉन्ग चेन of polysaccharide may be branched और unbranched। दोनों तरीके की कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, या तो चेन में ब्रांचिंग हो जाए, या फिर अब जैसे ये चेन ऐसे चल रही है, इसी में अगर अगल बगल इस तरह से ब्रांचेस निकल आए, फर्दर ब्रांचिंग और हो जाए, तो ये कंडीशन भी मिल सकती है, या फिर अनब्रांच्ड चेन इस तरह से लंबी चलती चली जाएगी। ये एरो के माध्यम से ही या रेखा के माध्यम से ही हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिर एक एक यूनिट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर सदियों बीत जाएंगी, पॉलीसेकेराइड खत्म नहीं होगा। इसके बाद टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, तो इनका किस चीज से मिलके बने हैं या क्या कॉम्पोजिशन है, इसके बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, और वो उसका बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, यानी कि किस चीज से मिलके बने हैं, इसके बेसिस पे इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब वो दोनों टाइप्स कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। पहले को हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। तो होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड, अब इनको हमें एक एक करके डील करना है। तो हम हेडिंग के फॉर्म में डील करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस करने में स्पेस उतना अवेलेबल हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोपॉलीसेकेराइड्स की। अब ये जो होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो क्या कहा जाता है इनको? ऑल्सो नोन एज होमोग्लाइकन्स। याद होगा आपको, अभी हमने बताया कि पॉलीसेकेराइड को ग्लाइकन कहते हैं, तो होमोपॉलीसेकेराइड को होमोग्लाइकन कहा जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनको होमोपॉलीसेकेराइड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैसे बने होते हैं? सिर्फ एक ही टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होते हैं, यानी कि दे आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। एक टाइप की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक मोनोसेकेराइड यूनिट की नंबर की बात नहीं कर रहे, नंबर तो बहुत सारा होगा, एक ही टाइप का। जैसे कि एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेना चाहें तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्टार्च, हमारे पास दूसरा एग्जांपल है ग्लाइकोजन, तीसरा एग्जांपल है हमारे पास सेल्यूलोज। और ये तीनों के तीनों, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज जो हैं, ये तीनों के तीनों किस मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, यानी कि इनकी मोनोसेकेराइड यूनिट क्या है? ग्लूकोज। तो उसी ग्लूकोज से स्टार्च भी बन जाएगा, उसी से ग्लाइकोजन भी बन जाएगा, उसी से सेल्यूलोज भी बन जाएगा। बस ये डिपेंड करता है कि ब्रांचिंग है कि नहीं।
चेन लंबी जा रही है, ब्रांचिंग है कि नहीं, ब्रांचिंग हो रही है तो कितने इंटरवल पे ब्रांचिंग हो रही है। सिर्फ इन चीज़ों में डिफरेंस की वजह से ये तीनों अलग अलग टाइप के होमोपॉलीसेकेराइड हमको मिलते हैं। चलो अब देखो, ये तो तीनों जो है किस चीज़ के बने हुए हैं, ग्लूकोज के। हमारे पास कुछ ऐसे भी होमोपॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं जो फ्रक्टोज के बने हों, या गैलेक्टोज के बने हों, या जाइलोज के बने हों, या एरेबिनोज के बने हों। तो डिपेंडिंग अपॉन द मोनोसेकेराइड यूनिट, कौन सी मोनोसेकेराइड यूनिट मिलके इस पॉलीसेकेराइड को बना रही है, इसके बेसिस पे इनके अलग अलग नाम हैं। ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि डिपेंडिंग अपॉन मोनोसेकेराइड यूनिट द पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कहो या इसको कहो होमोपॉलीसेकेराइड, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं। द होमोपॉलीसेकेराइड कैन बी, अब क्या क्या हो सकते हैं, ग्लूकन। ठीक है, तो ये ग्लूकन किस चीज का बना होगा, मेड ऑफ ग्लूकोज। उसी तरह से फ्रक्टन, ये किस चीज का बना होगा, मेड ऑफ फ्रक्टोज। इसी तरह से जाइलन, ये किस चीज का बना होगा, मेड ऑफ जाइलोज। फिर है हमारे पास एरेबेन, ये किस चीज का बना होगा, एरेबिनोज। ये सारे जो है मोनोसेकेराइड्स हैं जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है। इसी तरह लास्ट एक और हम लिख देते हैं, गैलेक्टेन। तो गैलेक्टेन क्या होता है, ये किस चीज का बना होगा, गैलेक्टोज का, गैलेक्टोज। इसका मतलब ये हो गया कि मोनोमेरिक यूनिट के बेस पे इसको एक जनरल ग्रुप में हम डाल देते हैं, ग्लूकन, फ्रक्टन, जाइलन, अर्बन, गैलेक्टेन। अगर हम तुमसे यही पूछें कि ग्लूकन पॉलीसेकेराइड के 2 एग्जाम्पल्स बताओ, तो बताओ भाई जल्दी से कोई। ग्लूकन पॉलीसेकेराइड के 2 एग्जाम्पल्स बताओ। पढ़ाया है हमने, इसलिए पूछ रहे हैं, अभी पढ़ाया है तुरंत। नहीं याद आ रहा है। अरे भाई, ग्लूकन पॉलीसेकेराइड मतलब कि वो ग्लूकोज से बना होगा। अभी ये जो 3 एग्जाम्पल हमने दिए हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, तीनों तो ग्लूकोज के बने हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो भैया पूछ लो तुरंत, बताओ। चलो समझ में आ गया ना। हाँ, तो ये हमने बात कर ली होमोपॉलीसेकेराइड्स की। इतना अगर आप होमो में जानते हैं तो बहुत है, आपके लिए पर्याप्त है। इसके बाद हम नंबर 2 बात करेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं भाई? जब होमो में एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट रिपीट हो रही थी, तो जाहिर सी बात है हेटेरो में 2 या उससे अधिक अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है वो रिपीट होंगे। तो इनको दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, इनको और क्या कहा जा सकता है, ऑल्सो नोन एज हेटेरोग्लाइकन। इनको हेटेरोग्लाइकन भी कहा जा सकता है। और ये कैसे बने होंगे? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ, अभी हमने बताया
टू और मोर टाइप्स ऑफ, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। संख्या तो ज्यादा होगी, संख्या तो 10 से ऊपर होनी ही है, लेकिन प्रकार भी 2 या उससे अधिक होगा, तभी उसको हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। तो 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड भी हो सकता है, या उस मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव भी हो सकता है, और देयर डेरिवेटिव्स, यानी मोनोसेकेराइड में कोई अलग दूसरा फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया तो वो मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव हो गया, और वो भी अगर कई सारे जुड़ जाएंगे इकट्ठे तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि पहला है अगार, दूसरा है काइटिन, तीसरा है पेप्टाइडोग्लाइकेन, चौथा है अरेबिनोग्लाइकेन, और पांचवा है अरेबिनोजाइलेन। इसमें अगार, काइटिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना जरूरी है। काइटिन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, काइटिन का केस थोड़ा सा स्पेसिफिक है। इसमें हम जानते हैं कि काइटिन जो होता है वो किस चीज़ का पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। लेकिन कहीं कहीं काइटिन में इस N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन के साथ साथ N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड भी पाया गया है, लेकिन वो बहुतायत में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए कुछ वर्कर जो है इसको, काइटिन को क्या मानते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, यानी कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, सम वर्कर्स कहो या साइंटिस्ट कहो, साइंटिस्ट ही तो काम करेंगे, सम साइंटिस्ट्स रिगार्ड इट एज होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड। ये बात आपको ध्यान देनी है। लेकिन बहुत रेयर केस में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको हेटेरोपॉलीसेकेराइड में ही रखेंगे, क्योंकि ये इसी तरह से मेंशन्ड है टेक्स्ट बुक्स वगैरह में, तो आपके पास एक सॉलिड पॉइंट रहेगा दिखाने का। इसी तरह ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये किस चीज का बना होता है, इट इज पॉलीमर ऑफ नैम एंड नैग। अब ये नैम और नैग क्या है, तो यहीं पे हम लिख देते हैं, नैम का मतलब होता है N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नैग का मतलब तो अभी हमने बताया ऊपर जो लिखा है, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अगार जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, इसमें इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें 6 से ज्यादा मोनोसेकेराइड के टाइप्स होते हैं, मोर देन 6 टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। कोई और ऐड होने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, नहीं। तो अगार जो है वो कहां से ऑब्टेन होता है, कौन सी एल्गी, क्या नाम है, नाम नहीं याद है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब रेड है तो रेड कलर से ही लिख दे रहे हैं, रेड एल्गी। दो नाम आप याद रख लीजिएगा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया।
चैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो ये दो एल्गी हैं, रेड एल्गी, जिनसे ये अगार ऑब्टेन होता है। अभी काइटिन के बारे में और हम डिस्कस करेंगे। और पेप्टाइडोग्लाइकैन कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में। तो पेप्टाइडोग्लाइकैन का यहीं लिख देते हैं, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बात हो गई हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स की। अभी इसमें हेट्रोपॉलीसेकेराइड में और भी पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड का है वो क्या है कि जब इनका फॉर्मेशन होता है तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे मोनोमेरिक यूनिट, जैसे सपोज करिए कि ये एक मोनोमेरिक यूनिट है, इससे जब दूसरी मोनोमेरिक यूनिट ऐसे जुड़ेगी तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा? वाटर का। अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तीसरी मोनोमेरिक यूनिट, एक सेकंड, तो तीसरी मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पे जुड़ेगी तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा और ये इस तरह से ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है? ये मोनोसेकेराइड है। और यहाँ अभी 3 ही बनाया है, तो अभी ये क्या होगा? अभी तो ये ऑलिगोसेकेराइड कहलाएगा, ऑलिगोसेकेराइड। इसी तरह से आप और जोड़ते चले जाएंगे, 9-10 से जैसे ही ज़्यादा होगा उसको हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब जब एक मोनोसेकेराइड यूनिट जुड़ेगी तब तब एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलेगा। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि अगर आप इन अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट्स को लें और जैसे मान लो कि 50 मॉलिक्यूल हमने मोनोसेकेराइड का ले लिया, जैसे ग्लूकोज का ही ले लिया, 50 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने ले लिए, उसको एक साथ रख दो और उन 50 ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के एक ऐसा पॉलीसेकेराइड तैयार करो जो कि उन 50 ग्लूकोज यूनिट्स का बना हो। तो कितने मॉलिक्यूल जो है उसमें से वाटर के निकल जाएंगे? थोड़ा मैथमेटिक्स है और रीजनिंग भी है इसमें। हाँ सुनो, ध्यान से सुनो। 50 ग्लूकोज हैं हमारे पास और उन 50 को जोड़ना है और उससे एक पॉलीसेकेराइड बनाना है। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल टोटल निकलेंगे उन 50 को जोड़ने के बाद? हाँ, 49 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। ध्यान देना, क्योंकि पहले जो 2 हैं वो जब जुड़ेंगे तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और उसका जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक वाटर मॉलिक्यूल, तो 50 से एक कम। इसी तरह कोई भी संख्या अगर पूछ दे, 100 यूनिट, 1800 यूनिट, 2000 यूनिट, इस तरह से पूछते तो एक कम कर देंगे आप, तो उतने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। जैसे 2000 यूनिट अगर जोड़ रहे हो तो 1999 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा पॉलीसेकेराइड बनाओगे उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो अब ये बताओ कि 50 ग्लूकोज अलग अलग ज्यादा स्पेस लेंगे या जब उन 50 को जोड़ा जाएगा तब वो ज्यादा स्पेस लेगा? हाँ, जब वो अलग अलग होंगे तो स्पेस ज्यादा लेंगे, क्योंकि जब जोड़ा जा रहा है तो पानी निकल जा रहा है, पानी निकल गया, वो उसका प्लांट हो, एनिमल हो, कोई किसी भी बॉडी से हो, एक्सेस वाटर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेल के अंदर जो लिमिटेड स्पेस है उसमें अगर उसको इन कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना हो तो उसके लिए पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टोर करना ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू मोनोसेकेराइड्स। क्योंकि अगर मोनोसेकेराइड के फॉर्म में होगा तो वो स्पेस बहुत ज़्यादा घेरेगा
और पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होगा तो वो स्पेस कम लेगा क्योंकि वाटर निकल गया ऑलरेडी। दूसरा पॉइंट क्या यहाँ पे आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि केमिस्ट्री में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एक, अगर हाँ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे भी तो डिपेंड करती है। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये हो गया, या ऑस्मोटिक प्रेशर की ही हम बात कर लें। चलो, अगर सेल की बात कर रहे हैं, हम टॉनिसिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स किसी भी सिस्टम में मौजूद है। जैसे मान लो कि, चलो थोड़ा सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दे। जैसे ये मान लो एक सेल है और ये दूसरी सेल है। अब इस सेल में हमने क्या किया 50 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग अलग रख दिए, 50 ग्लूकोज, और यहाँ पे वो 50 जो है वो जुड़ के एक तरीके का ये स्ट्रक्चर बना लिए। ये हो गया एक पॉलीसेकेराइड ऑफ 50 ग्लूकोज। तो हमको ये बताओ, ये सेल ए है, ये सेल बी है, इन दोनों सेल में किस वाली सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? हैं? फिर से बोलो। ए वाले का, बिल्कुल सही, क्योंकि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें बहुत ज्यादा है, 50 हैं, अलग अलग वो अपना इफेक्ट एक्सर्ट करेंगे। जबकि यहाँ पे सिर्फ अकेला पॉलीसेकेराइड है, भले ही वो 50 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना हुआ हो, लेकिन है वो सिंगल मॉलिक्यूल ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेल कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टोर करेगी तो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर पे या ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करती है सेल। सेल बेवकूफ़ थोड़ी है कि अपने एनर्जी और रिसोर्स को वेस्ट करके और चलेगी एंजाइमेटिक रिएक्शन कराने की, चलो मोनोसेकेराइड को जोड़ के पॉलीसेकेराइड बनाओ। उसका पर्पस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को याद रहे। यही सब कॉन्सेप्ट है, यही सब समझना जरूरी है। तो एक पॉइंट अगर यहाँ पे हम लिख दें कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ polysaccharides a water molecule is released at each condensation। हर बार एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इससे फायदा क्या है? तो फायदे भी जान अभी हमने बता ही दिया है। This reduces bulk। भाई बल्क में कमी आ गई, पहले 50 पार्टिकल तैर रहे थे सेल के अंदर, अब अकेला पार्टिकल तैरेगा। इसके अलावा this makes the polysaccharide almost insoluble। इनसॉल्यूबल क्यों? क्योंकि भाई देखो, पानी ऑलरेडी निकल गया। अब कोई भी चीज जितनी ज्यादा हाइड्रेटेड होती है उतना ज्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल्स से, या हम ये कहें कि बाहर के वाटर मॉलिक्यूल से वो उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने में सक्षम होगी।
और जब वो बॉन्ड बनाएगी तो इसका मतलब वो और ज़्यादा घुलनशील होती चली जाएगी। लेकिन ऑलरेडी उसमें से बहुत सारे OH ग्रुप्स हमने जब निकाल दिए तो आखिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कौन? वाटर से। इसलिए इनसॉल्युबल हो जाता है पॉलीसेकेराइड, जबकि मोनोसेकेराइड सॉल्युबल रहता है। जैसे सिंपली देखो, अगर तुम ग्लूकोज लो या चीनी लो, हम कह रहे हैं सुक्रोज, उसको पानी में डालो तुरंत घुल जाएगा। लेकिन लकड़ी ले लो, लकड़ी किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज होता है मोस्टली। उसको पानी में घोलो जरा, घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो ये प्रॉपर्टी इसकी इसीलिए आती है कि ऑलरेडी उसमें बहुत सारा पानी निकल गया, तो OH ग्रुप है नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे नहीं। तीसरा जो फायदा है, तीसरा फायदा क्या है कि this decreases the effect on water potential, ये सारी चीजें भी आएंगी प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो सेल के वाटर पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे पड़ने वाले असर को भी कम कर देता है जब पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टोरेज होता है। तो इसी वजह से पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? एक आइडियल या सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं स्टोरेज और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाने के लिए। अब तुम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऐसा ले लो जो पानी में घुल जाए, तब तो सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं बना रह पाएगा। वही जैसे समुद्र के किनारे रेत का टीला बनाओ और एक बार आएगा पानी का झोंका मार के चला जाएगा, सब खत्म हो गया, सारी मेहनत बेकार। तो इसीलिए पॉलीसेकेराइड जो है वो घुलनशील ना होने की वजह से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पॉइंट हम नोट कर देते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर पॉलीसेकेराइड्स आर आइडियल for storage and structural role या component, इसको मिटाते हैं, component ऐसे और component। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? अब दोबारा सुना दीजिए। दोबारा कौन सा पार्ट समझाएं बताओ? ये जो तीनों लाइन लिखे हैं वाइट कलर से, ये वाली, जी सर, या पूरा कंसेप्ट? तीसरी लाइन वाली। तीसरा लाइन, हाँ देखो तीसरा लाइन के ऊपर हमने डायग्राम बना। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एट ईच कंडेंसेशन, इससे क्या हुआ? तीसरा इफेक्ट भी आया कि दिस डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑन वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। भाई जब यहाँ से पानी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया कंडेंसेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे ये जुड़ गए और इन्होंने मिलकर एक पॉलीसेकेराइड तैयार कर दिया। अब इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए और हर एक पार्टिकल के निकलने के समय एक एक वाटर मॉलिक्यूल भी कम हो गया। अगर ये 50 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इस सेल के अंदर रहते तो सेल का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल था वो बढ़ जाता। भाई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही तो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेल का। लेकिन जब निकल गए, जब ये 50 ग्लूकोज कंबाइन करके सिर्फ एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए पॉलीसेकेराइड के, तो इनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी सेल का बढ़ा नहीं। कहने का मतलब कि पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन के बाद जो इफेक्ट होता है सॉल्यूट का सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल पे या ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे,
उस इफेक्ट को ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कम कर देती है। इसको ऐसे समझो, जो हमने लिखा है कि दिस डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑन वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। सिंपली ऐसे समझो कि जैसे जैसे सेल के अंदर तुम 1 2 3 4 5 करके 50 ग्लूकोज मॉलिक्यूल डालोगे तो सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा ना? हाँ, बढ़ेगा। तो मान लो कि जब सेल पहले क्या करेगी? सेल तो उसको ग्लूकोज के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करेगी, तो एब्जॉर्ब की तो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया। हाँ, लेकिन जैसे ही एब्जॉर्ब की उसके कुछ देर बाद उसने क्या किया? उस 50 ग्लूकोज को जोड़ के एक पॉलीसेकेराइड बना दिया। तो जैसे ही पॉलीसेकेराइड बना तो अब संख्या जो है वो पार्टिकल्स की क्या हो गई? 50 थी पहले, अब 1 हो गई संख्या। तो अब क्या होगा? अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा कि नहीं होगा? कम हो जाएगा। तो यही पॉइंट हमने लिखा है कि दिस डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑन वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो मीठे नहीं होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट। अगर पॉलीसेकेराइड मीठे होते तो जब हम कच्चा आलू चबाते तो हमको मीठा मीठा लगता, लेकिन पॉलीसेकेराइड मीठे नहीं होते हैं। मोनोसेकेराइड मीठे होते हैं, ग्लूकोज खाओ या चीनी खाओ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चूंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं कर सकते। तो ड्यू टू लार्ज साइज they cannot cross the cell membrane directly। तो अगर डायरेक्टली नहीं क्रॉस कर पाएंगे तो फिर कैसे पास करेंगे? उसके लिए हम यहीं पे अलग से मेंशन कर देते हैं। हाँ बोलो। क्या रिपीट कर दें? लिपिड से मिलके नहीं, हाँ वो तो मैकेनिज्म है ही है। तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है ना भाई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लिपिड नहीं, प्रोटीन के हेल्प से ये जाते हैं, क्योंकि कैरियर जो होती है वो प्रोटीन होती है। हाँ, तो इसका पैसेज कैसे अलाउ हो रहा है? पैसेज इज अलाउड थ्रू किसका आवाज आ रहा है भाई? थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। या इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है सेल से बाहर निकलने का या सेल से पास करने का, by help of secretory vesicles of Golgi apparatus। तो या तो अगर इनको डायरेक्टली सेल के बाहर निकलना हो, जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट ऐसे बैठा हुआ, ये पॉलीसेकेराइड होगा। ये अगर डायरेक्टली सेल के बाहर जाना चाह रहा है तो इसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन चैनल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो या तो इसके थ्रू ये चला जाए बाहर, या गोल्जी बॉडी इसी में पड़ी होगी कहीं। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगी? इसको पैक कर देगी किसी वेजिकल के अंदर, और अब ये आसानी से यहाँ आएगा, इस मेम्ब्रेन से ये वेजिकल फ्यूज हो जाएगी
और ये पॉलीसेकेराइड यहाँ से बाहर निकल आएगा। ये तरीका हम बताएंगे जब सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है। अभी बस ये पॉइंट्स दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। अब देखो, अभी हमने ऊपर टाइप्स की बात की थी पॉलीसेकेराइड्स के ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, कि अगर ये एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड से बने हैं तो होमोपॉलीसेकेराइड, दो या उससे अधिक टाइप के मोनोसेकेराइड से बने हैं तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पे हम फंक्शनल बेसिस पे टाइप्स की बात कर रहे थे। फिर से टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, और इसका बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन फंक्शन। वहां पे बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन था, यहाँ पे ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं उस पे बेस्ड है। तो तीन मेन टाइप्स हैं। थ्री मेन टाइप्स। पहला हो जाएंगे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, दूसरा हो जाएंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, और तीसरे हो जाएंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। तो अब इनको स्टोरेज, स्ट्रक्चरल और म्यूकोपॉलीसेकेराइड को हमको अलग अलग डिस्कस करना है। इसमें मेनली हम लोग, जैसे कि स्टोरेज वाले पॉलीसेकेराइड की बात करें तो यहाँ पे मेनली हम लोग तीन पॉलीसेकेराइड्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्च की, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोजन की, और तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे, एक और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है इनुलिन। ध्यान देना, इंसुलिन एक होता है, वो हार्मोन होता है, वो अलग चीज है। ये इनुलिन है, ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। इसी तरह से स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में हम लोग बात करेंगे काइटिन की। अभी हमने काइटिन का नाम लिखा था, यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो है उसकी हम बात करेंगे जो है सेल्यूलोज। तो काइटिन और सेल्यूलोज, इन्हीं का मेनली डिस्कशन होगा। उसके बाद म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास बहुत टाइप के हैं। अब इसमें जो है कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ को हम मेंशन यहाँ पे करना चाहें, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी हमने एक लिखा था अगार, आपको याद होगा। इसके अलावा म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास और हैं पेक्टिन, फिर हेमीसेल्यूलोज, फिर हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन भी आ गया। वहां देखो क्राइटेरिया अलग था क्लासिफाई करने का, और यहाँ पे अलग है। इसके बाद हमारे पास लाइपोपॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। फिर हमारे पास म्यूकोप्रोटीन्स भी होते हैं, म्यूकोप्रोटीन्स, जिनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है, लिखते चले जाएंगे, इसमें पन्ना भरता रहेगा, तो इतना बहुत है। इनके आप नाम भी याद रखें, और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, सिर्फ इतना याद रखें तो भी सफिशिएंट है। तो अब हम एक एक करके इसको डील कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स।
तो भाई जाहिर सी बात है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है वो किस लिए स्टोर किए जाते हैं? तो मेन रोल इनका क्या है कि दे सर्व एज रिजर्व फूड, क्योंकि भोजन का स्टोरेज या भंडारण करना बहुत जरूरी है, तो इसी पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। उसमें दो हमको पढ़ना है, दो क्या मतलब तीन पढ़ने हैं। इनुलिन जो है वो फूड की तरह नहीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका दूसरा रोल है, तो वो आगे अभी हम बताएंगे जैसे ही वो आता है। तो इसमें जो रिजर्व फूड की तरह इस्तेमाल होते हैं वो यही दो हैं मेनली, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो इनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1, स्टार्च। अब ये जो स्टार्च होता है ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में। हाँ, तो फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। अच्छा, अगर हम लोगों को स्टार्च चाहिए तो हम लोग इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, प्लांट बेस्ड फूड से ही हमको मिलेगा। तो अपनी बात कर लें, ह्यूमंस ऑब्टेन इट फ्रॉम, कहाँ कहाँ से हमको मिल जाएगा? तो कलर चेंज कर देते हैं, सीरियल ग्रेन्स। सीरियल ग्रेन्स क्या क्या हो गए? जैसे हमारा राइस हो गया, वीट हो गया, इसमें भी स्टार्च होता है। उसके अलावा लेग्यूम्स से ये हमको मिल जाएगा। लेग्यूम्स मतलब दालें, तो उसमें चना भी हो जाए, मटर भी हो जाएगा, चना हो जाएगा, ग्राम या बीन्स हो जाएंगे, इससे भी हमको मिलता है। इसके अलावा आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है, केले में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे सोर्स हैं हमको जहाँ से हम स्टार्च ले सकते हैं। अब ये किस तरह का पॉलीसेकेराइड है? ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। ग्लूकोज इसकी सब यूनिट होती, ग्लूकोज से मिलके बना होता है। और ये स्टार्च जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। ये तो आपको मालूम है, इसमें कोई लिखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे और ध्यान देनी है स्टार्च के बारे में कि स्टोर कहाँ होता है। जैसे ये अब ये हमने कहा कि ये सीरियल ग्रेन्स में पाया जा रहा है, लेग्यूम्स में, पोटैटो में, बनाना में, तो इन सारे प्लांट्स में ये किस जगह पे स्टोर होता है? तो ये बात आप ध्यान रखें कि इट इज स्टोर्ड आइदर इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, या तो ये क्लोरोप्लास्ट में ही स्टोर हो जाएगा, और स्पेशल ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट कॉल्ड एमाइलोप्लास्ट। ध्यान देना ये। तो इसका मतलब क्या है कि एमाइलोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है जिसमें स्टार्च स्टोर होता है किसी भी प्लांट में, और दूसरा ऑप्शन तो क्लोरोप्लास्ट वाला है ही है, तो दोनों जगह पे ये स्टोर हो जाएगा। अब ये जो स्टार्च होता है ये किस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है? किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? तो ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रहता है। तो एक सेकंड, starch is present as माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, ग्रेन्यूल्स नोन एज, उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है
उनको कहते हैं हम स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन्स। और ये स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम किसी तरह से लिख लें, टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं सिंपल और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड। सिंपल स्टार्च ग्रेन होता है और दूसरा कंपाउंड स्टार्च ग्रेन होता है। सिंपल वाला जो स्टार्च ग्रेन होता है ये कैसे प्रेजेंट होता है? अकर्स सिंगली, अकेले मौजूद होता है। और जो कंपाउंड वाला स्टार्च ग्रेन होता है ये प्रेजेंट होता है अकर्स इन ग्रुप। तो ये ग्रुप में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अब ऐसे तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर हम एक स्ट्रक्चर इसका बना के तुमको समझाएं तो चलो ऑरेंज कलर से बना देते हैं। हाँ, लाइक दिस। ये स्टार्च ग्रेन का स्ट्रक्चर है सिंपल वाले का। कंपाउंड वाले का अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो होगा समथिंग लाइक दिस। इसमें क्या हो रहा है कि ग्रुप में ही प्रेजेंट है, ये पूरा ग्रुप फॉर्म हो रहा है और इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर इसका निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल वाले में ये अकेले मौजूद है और यहाँ पे 3 का ग्रुप इसने बना लिया है। अच्छा, ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ये हाइलम है, ये वाला भी हाइलम है, ये पॉइंट भी हाइलम है। तो यानी कि कंपाउंड स्टार्च ग्रेन में एक से ज्यादा हाइलम होते हैं और सिंपल स्टार्च ग्रेन में एक ही अकेला हाइलम होता है। और ये सारी क्या हैं? ये शेल्स हैं। कलर चेंज कर देते हैं। ये सब क्या है? दीज आर शेल, या इसको हम कहें लेयर्स। और ये लेयर्स भी 2 तरीके से अरेंज हो सकती हैं, या तो कंसेंट्रिक हो या एक्सेंट्रिक हो। कंसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया? कंसेंट्रिक का मतलब हो गया इस तरह से, लाइक दिस। अगर इस तरह से अरेंज है तो उसको कंसेंट्रिक कहेंगे। और ये जो हमने बनाया है ऑरेंज कलर से, ये क्या है? एक्सेंट्रिक है, लाइक दिस। यानी कि सेंटर में नहीं है, सेंटर से अलग है। तो ये कंसेंट्रिक हो गया, ये एक्सेंट्रिक हो गया। और ये जो हाइलम होता है ये प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो ध्यान रखना, हाइलम जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। अब ये सिंपल और कंपाउंड स्टार्च ग्रेन जो है दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये आलू में भी पाए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटैटो, हाँ, और उसके बाद बनाना, इन सब में दोनों टाइप के हैव बोथ टाइप्स ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज इतना ही रखते हैं। आज के लिए मैटर काफ़ी हो गया है तुम लोगों के पास। इसके बाद अभी हमको स्टार्च के बारे में और स्ट्रक्चर्स वगैरह बताने हैं, लेकिन उसमें क्या करेंगे कि हम इमेज यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर देंगे ताकि उसमें एक्सप्लेन करने में आसानी हो और टाइम भी थोड़ा सा कम लगे।
इसमें कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लो।